दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खेती सब्जी की खेती से संबंधित है? इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ट्रक खेती। दोस्तों, जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं वहाँ खेती को ट्रक खेती के रूप में जाना जाता है। बाजार से ट्रक खेती की दूरी उस दूरी से नियंत्रित होती है जिसे एक ट्रक रात भर में तय कर सकता है, इसलिए इसका नाम ट्रक खेती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पशु चारण खानाबदोश से संबंधित है? इसमें आपका नंबर 1 राजस्थान, 2 सहारा, 3 यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। खानाबदोश पशुचारण से संबंधित क्षेत्र है राजस्थान, सहारा, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र। दोस्तों, सहारा, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र और भारत के कुछ क्षेत्र जैसे राजस्थान में खानाबदोश चरवाहों का अभ्यास किया जाता है। खानाबदोश चरवाहों में चरवाहे पहले से डिसाइड एक रास्ता होता है, उनका जो है पालन करते हैं। ठीक है, इस तरह की गतिशीलता इलाके और जलवायु प्रतिबंधों के जवाब में विकसित होती है। खानाबदोश चरवाहों के लिए भेड़, मवेशी, बकरियां, ऊंट, घोड़े, बारहसिंगा ये जो है उनकी इनकम के सोर्स होते हैं। खानाबदोश पशुपालन कम कृषि योग्य भूमि पर किया जाता है। जहां कृषि की भूमि बहुत कम होती है वहां पर खानाबदोश पशुपालन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है और चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर पहला राज्य है और चौथा राज्य है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसका जो है क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोक नृत्य चरकुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ब्रज क्षेत्र से। दोस्तों, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। ये घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी और रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तेल के दीपक अपने सिर पर महिलाएं रखकर नाचती हैं। ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है चरकुला नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की रिहंद घाटी नहर परियोजना से लाभान्वित जिला है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी और इलाहाबाद। ठीक है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और गोविंद बल्लभ पंत पिपरी के पहाड़ियों के बीच रिहंद बांध को बांधने से बना जलाशय है। ये 30 किलोमीटर लंबा है, 15 किलोमीटर चौड़ा जलाशय भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद नदी सोन नदी की एक प्रमुख उपनदी है। इस योजना से मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद और बनारस जिलों की लगभग 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, फुलहर झील, पीलीभीत। ठीक है दोस्तों, गोमती का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के तहसील कली नगर के ग्राम फुलहर के उत्तर पश्चिम में फुलहर झील यानी गोमत ताल से होता है। ठीक है, कहीं कहीं गोमत ताल भी ऑप्शन में होता है, गोमत ताल।
ठीक। इस नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर है। ये वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इसका उद्गम पीलीभीत जनपद के माधो टांडा कस्बे में होता है। ठीक है, माधो टांडा पीलीभीत नगर से लगभग 30 किलोमीटर पूरब में है। कस्बे के बीच से करीब 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में फुलहर झील है, जिसे पंगैली फुलहर ताल या गोमत ताल कहते हैं। वहीं इस नदी का स्रोत है। ठीक है, तो ये पीलीभीत के फुलहर से निकलती है और गंगा में मिल जाती है गाजीपुर के पास में। ये गंगा की सहायक नदी है, ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, खाद्यान्न। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दोस्तों, राज्य में साल भर 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। उत्तर प्रदेश गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और दाल खाद्यान्न उत्पादन में इसका पहला स्थान है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य भी है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश आते हैं। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। वहीं भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ठीक है, कॉफ़ी कर्नाटक, जूट पश्चिम बंगाल। ठीक है, खाद्यान्न उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सीमैप शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, लखनऊ। दोस्तों, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान सीमैप एक बहुआयामी राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो औषधीय और सुगंध पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास, प्रचार प्रसार का काम कर रही है। ये संस्थान अपने 4 संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्रों के जरिए से भारत के कई कृषि जलवायु क्षेत्रों में काम कर रही है। ये लखनऊ में स्थापित है। इसका लक्ष्य है बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए हरित प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता प्राप्त करना। ठीक है, तो सीमैप शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति की उपजाति है। ये थारू जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, इसको याद कर लेंगे। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कठारिया। ठीक है, कठरिया जनजाति थारू जनजाति की उपजाति है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई जिलों क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से भोटिया, बुक्सा, जांसौरी, राजी, गोंड, खरवाड़, खैरवाड़, पहरिया, पैगा, पंखा, कई तरह की जनजातियां जो हैं निवास करती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खरवार और महिगार जनजाति भी यहाँ निवास करती हैं। ठीक है, तो इसकी उपजाति क्या है? कठारिया है, थारू जनजाति की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लिए बलरामपुर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई? इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, थारू। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बलरामपुर ज़िले के थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडर में थारू जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, सरकार के तहत इस संग्रहालय में थारू जनजाति के उद्विकास के लेकर उनकी संस्कृत परंपराएं, धर्म, जीवन शैली सभी आयामों को प्रदर्शित वहां किया जाएगा। ठीक है, तो थारू जनजाति के लिए बलरामपुर में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बखीरा पक्षी अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में बखीरा पक्षी अभयारण्य है। ये अभयारण्य 1980 में स्थापित हुआ था। बखीरा पक्षी अभयारण्य इंडियन पर्पल म्यूरेन या पर्पल स्वैम्प हेन बखीरा अभयारण्य में पाए जाने वाले जल पक्षियों में से एक है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य
ठीक है, जिसका औपचारिक नाम बदल कर अब किया गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इसका नाम 2015 में बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव ज़िले में ये है, नवाबगंज पश्चिम बिहार। और एक है चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत मध्य भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली ज़िले में है। ठीक है, ये कहाँ है? चंदौली में। चंद्रप्रभा चंदौली में है। बखीरा पश्चिम बिहार आपका जो है संत कबीर नगर में है। नवाबगंज उन्नाव में है। किशनपुर, ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मैलानी के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। ये लखीमपुर ज़िले के तकरीबन 13 किलोमीटर दूर भीरा शहर में है। ठीक है, ये कहाँ है? लखीमपुर में है। किशनपुर लखीमपुर में है, याद कर लेंगे। पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम की खोज की गई? इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ललितपुर। दोस्तों, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। ये क्षेत्र 300 मीटर चौड़ा है और इसमें 0.01% से 0.09% यूरेनियम है। ललितपुर में बॉक्साइट भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। तांबा मुख्यतः आग्नेय और परतदार चट्टानों से मिलता है। संगमरमर और अन्य इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर से मिलते हैं। ठीक है, सोनभद्र ज़िले में और मिर्ज़ापुर में संगमरमर पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ललितपुर से यूरेनियम मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में पाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक अभ्यारण्य संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अभ्यारण्य क्षेत्र अब तकरीबन 599.93 वर्ग किलोमीटर के मूल क्षेत्र से केवल 454.65 वर्ग किलोमीटर तक सीमित है, जिसमें जीवों के घूमने के लिए अपेक्षाकृत कम क्षेत्र है। पृथ्वी पर हरित स्वर्ग के रूप में जाना जाने वाला अभ्यारण्य 1986 में स्थापित किया गया था ये। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये याद करेंगे, इसमें उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जनपद सबसे बड़ा है दोस्तों? सबसे बड़ा जनपद है ऑप्शन डी इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला इलाहाबाद है, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है, प्रयागराज की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 59,54,391 थी। ठीक है, कितनी? 59,54,391। ठीक है, 391 थी। प्रयागराज की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों की जनसंख्या से अधिक है, इसलिए इसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला माना जाता है। वहीं लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर, जनसंख्या की दृष्टि से इलाहाबाद यानी प्रयागराज सबसे बड़ा ज़िला है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या है। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या कितनी है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 7। ठीक है दोस्तों, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर उत्तर प्रदेश में हैं। कितने हैं? 7 हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी। वहीं पूरे भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 53 है। ठीक है, तो कितने से शहर हैं? 7 शहर हैं।
ठीक है, 7 नगर ऐसे हैं जो 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या 7 है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम की कुल जनसंख्या है 6,07,688। ठीक है, 6,07,688 ये सिक्किम की जनसंख्या है। सिक्किम का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राज्य। उत्तर में महाराष्ट्र और पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा गोवा है, जिसमें अरब सागर इसका पश्चिमी तट है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर। सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ठीक है, इसमें किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मेघालय। ठीक है, ये याद कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के तहत मेघालय ने 2011 के दौरान सबसे ज़्यादा दशकीय विकास दर यानी 27.80 प्रतिशत दर्ज की। हालांकि अगर हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करते हैं तो दादर और नगर हवेली द्वारा उच्चतम दशकीय वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है, जिसकी वृद्धि दर है 55.50। ठीक है, 55.50। लेकिन यहाँ ऑप्शन में मेघालय है, तो मेघालय करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर मेघालय की है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मेघालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ पूछ रहा है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। ठीक है, ऊपर था सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय था, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, ये मेघालय के पड़ोसी राज्य में से ही है। ठीक है, सबसे कम भी वहीं है और सबसे अधिक भी वहीं पे है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर न्यूनतम है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नगरीकरण सबसे कम है वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शहरी आबादी का अनुपात सबसे कम है, तकरीबन 10% है इसका। शहरी आबादी कितनी है? 10% है। इसके बाद बिहार दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद असम है, उड़ीसा है। भारत में शहरीकरण का स्तर, जिसे आर्थिक विकास का सूचकांक भी माना जाता है, 2001 में 27.81 से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया है। ठीक है, तो सबसे कम नगरीय स्तर न्यूनतम किसका है? हिमाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? ऊपर पूछा था कि सबसे कम नगरीकरण किस राज्य की है, और इसमें है सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, गोवा। ठीक है, भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य गोवा है। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। क्षेत्रफल के मामले में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ये सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य भी है। वहीं सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है?
यानी कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, सबसे कम जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत किस ज़िले का है दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, श्रावस्ती। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नहीं, इसमें पूछा है न्यूनतम जनसंख्या वाला। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जो है वो श्रावस्ती है। उसके बाद में इसको बढ़ते क्रम में अगर देखें तो कुशीनगर है, महाराजगंज है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नगरीय प्रतिशत जनसंख्या वाला ज़िला गाज़ियाबाद है। ठीक है। सबसे ज़्यादा नगरीय ज़िला कौन सा है? ये है गाज़ियाबाद। और सबसे कम कौन सा है? श्रावस्ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी किस प्रदेश में संकेंद्रित है? अनुसूचित जाति यानी कि एससी सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है? इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के तहत सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है। इसके बाद इस दृष्टि में क्रमशः है महाराष्ट्र और ओडिशा। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एससी हैं यानी शेड्यूल कास्ट जिनको कहते हैं, अनुसूचित जाति, वो है उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा है एसटी, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये भी याद कर लेंगे, मध्य प्रदेश में एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजाति जिनको कहते हैं। ये अनुसूचित जाति है, वो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस ज़िले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति लोगों का प्रतिशत है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सोनभद्र। दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या है 11,34,273। ठीक है, 11,34,273। ये उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू जनजाति है। कौन सी है? थारू। ठीक है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति है। उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां शामिल हैं, जिसमें सबसे पुरानी जनजाति थारू बुक्सा है। सबसे ज़्यादा जनजातीय सोनभद्र जनपद में है, सबसे कम जनजाति बागपत में है। ठीक है, ये सबसे अधिक जनजाति कहाँ है? सोनभद्र में। और सबसे कम जनजाति वाला ज़िला है, सबसे कम बागपत। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, बागपत ज़िला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सारंडा और चाईबासा शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लौह अयस्क के भंडार। ठीक है दोस्तों, सारंडा और चाईबासा भारत के झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले में स्थित एक नगर है। ये ज़िले का मुख्यालय भी है। ये ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है। चाईबासा में अनेकों लघु स्तरीय इस्पात निर्माता कंपनियां हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने झारखंड सरकार के अनुरोध पर सिंहभूमि और चाईबासा ज़िले के लिए अपने मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग में बदलाव किया है। इस प्लान में सारंडा वन को नो माइनिंग संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, ये लौह अयस्क भंडार हैं, झारखंड में है। ठीक है, सारंडा और चाईबासा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही सोनभद्र सोने की खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि सोनभद्र उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र सोने की खदान को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र रहा था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खादान में 3000 टन नहीं बल्कि सिर्फ 160 किलो सोना होने का ही दावा किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है?
वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, सोने का भंडार। दोस्तों, कोलार भारत के कर्नाटक राज्य में कोलार ज़िले में स्थित एक नगर है। ये ज़िले का मुख्यालय है। सोने की खान कोलार से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र का संभवतः भारत में सबसे पुराना सोने का भंडार है। ठीक है, यहाँ पहली शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग टाइम में जो है उसकी गोल्ड की जो है खुदाई होती रही है, सोने की खुदाई होती रही। उसके अलावा यहाँ कुछ टाइम पहले ही BEML की स्थापना की गई है। ठीक है, तो सोने का भंडार कोलार क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, टाइफून बामको निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र में विकसित हुआ? इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। टाइफून बामको फिलीपींस में टाइफून यूलिसिस के रूप में जाना जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान था जिसने फिलीपींस और वियतनाम को नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्पन्न हुआ है। ये जापान, चीन, फिलीपींस के तटों पर पाए जाते हैं। ये विनाशकारी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बादल धब्बेदार धूसर या सफ़ेद बादल हैं जिनमें अक्सर अंधेरा होता है? कौन से ऐसे बादल हैं जो धब्बेदार धूसर या सफ़ेद बादल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा या अक्सर अंधेरा होता है? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्ट्रोस्ट्रेटस बादल। ठीक है, अल्ट्रोस्ट्रेटस बादल पानी की बूंदों, बर्फ़ के क्रिस्टल या दोनों के मिश्रण से एक मध्यम ऊंचाई वाला बादल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बादल को वर्षा बादल भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा बादल है दोस्तों जिसको वर्षा बादल भी कहा जाता है? इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, स्ट्रेटोक्यूमुलस। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटोक्यूमुलस वर्षा बादल लंबवत रचना वाले बादल होते हैं। इनका विस्तार ऊंचाई में ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ये पर्वत सदृश या लंबवत स्तंभ के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इसके साथ वर्षा, ओला और त्वरित झंझा की ज़्यादा संभावना रहती है। यहाँ मूसलाधार वर्षा होती है। इस तरह बादल भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बादल कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? प्रमुख गर्म मरुस्थल, ठीक है, किससे संबंधित हैं? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉर्स अक्षांश। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पछुआ और व्यापारिक पवनों की पेटियों के बीच पाई जाने वाली उपोष्णकटिबंधीय उच्चदाब पेटी जो सामान्यतः 30 से 35 अक्षांशों के मध्य स्थित होती है। मौसमी परिवर्तन की वजह से ये पेटी सूरज के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। इस पेटी में प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं जिससे भूमंडल में स्थिरता आ जाती है और पवन संचार अत्यंत मंद हो जाता है। ठीक है, इस पेटी में को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। यहाँ 30 से 35 अक्षांशों के मध्य प्रमुख गर्म मरुस्थल जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हॉर्स अक्षांश विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से हॉर्स अक्षांश पर पाए जाते हैं, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हॉर्स अक्षांश। ठीक है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल हॉर्स अक्षांश से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय लवणता को प्रभावित कर रहे हैं? कौन से ऐसे कारक हैं जो महासागरीय लवणता को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये कारक कौन कौन से हैं? पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है बर्फ का जमना, तीसरा नदियाँ, चौथा पवन प्रवाह।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।